से लेके 100 तक ये वैल्यूज ट्राई कर रहे हैं, यानी हमारे पास रिलेटिवली एक बड़ी रेंज होगी W's की, ठीक है। अब अगर आपके पास W1 कंडेंस्ड है और W2 ब्रॉड है, तो जो आपका कॉस्ट फंक्शन का कॉन्टोर प्लॉट होगा वो एक ओवलिस्ट शेप में होगा, राइट, जो एक एक्सिस के अलोंग ज्यादा स्ट्रेच्ड और दूसरे एक्सिस के अलोंग रिलेटिवली क्वेंस्ड होगा, राइट। ओके, फेयर एनफ। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस? इससे क्या प्रॉब्लम होता है? अगर हमारा जो कॉस्ट फंक्शन का जो प्लॉट है, जो कॉन्टोर प्लॉट है, अगर वो एक एक्सिस के अलोंग क्वेंस्ड है, लिमिटेड है, और दूसरे एक्सिस के अलोंग ज्यादा स्ट्रेच्ड है, जैसे कि हमें यहां पे नजर आ रहा है, इसका इंपैक्ट क्या है? द इंपैक्ट इज कि जब आप इस ओवलिस्ट शेप फंक्शन के अंदर लर्न करेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि यहां जो कॉस्ट की वैल्यू है एक सर्कल के ऊपर, इस पे W और B की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, लेकिन कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू सेम ही है एक सर्कल के ऊपर, ठीक है। अब आप देखें तो W छोटी सी रेंज में और W1 बहुत छोटी सी रेंज में है और W1 W2 काफी बड़ी रेंज में है। अगर आप इसके अंदर अपना ग्रेडियंट डिसेंट चलाएंगे, इट कैन हिप हॉप हियर, राइट, बिकॉज थोड़ा सा आप करीब जा रहे हैं, आपको जाना है अल्टीमेटली सेंटर पे, ठीक है। तो यहां जो आपके लर्निंग स्टेप्स होंगे वो रेगुलर नहीं होंगे, बनिस्बत उस फंक्शन के जिसमें आपके जो पैरामीटर्स हैं लाइक W1 और W2 वो रिलेटिवली इवनली स्प्रेड आउट है, रिलेटिवली इवनली स्प्रेड आउट है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हमारे W1 की रेंज 0 से 100 तक है, W2 की रेंज भी 0 से 100 तक है। इसका मतलब यह है कि दोनों पैरामीटर्स की रेंजेस बिल्कुल सेम है, आपके कॉस्ट फंक्शन की शेप बिल्कुल सर्कुलर होगी, राइट। सो आप सर्कुलर शेप फंक्शन के अंदर जब ग्रेडियंट डिसेंट परफॉर्म करेंगे, इट विल बी मच मोर कन्वीनियंट टाइप ऑफ स्टेपिंग दैट यू विल बी डूइंग, राइट। नाउ द टेक अवे फ्रॉम दिस पॉइंट इज दैट, अब हम काफी गर्मी महसूस कर रही है, लोगों को गर्मी नहीं लगती ना? I haven't seen anybody fluttering anything. So let's be biased with girls and myself. ये भी नहीं चल रहा और ये भी नहीं चल रहा. Okay. Now what we want is, we want to have a shape of a function which can increase the chances of learning quickly. ऐसा नहीं है कि gradient descent यहाँ पे काम नहीं करेगा. Gradient descent will work here, but it will be slow. It will be taking more odd shape steps. Ultimately it will be converging, but it will be taking longer. If you have a more regular shaped function, linear gradient descent will still aim to reach the minimum, but this time it is highly likely that it will be taking much straight steps towards the minimum, right? That's why to make our gradient descent perform efficiently, अपने gradient descent की efficiency को बेहतर बनाने के लिए हम चाहेंगे कि जो वैल्यूज की या पैरामीटर्स की या वेट्स की रेंज है वो रिलेटिवली होमोजीनियस हो, डिफरेंट ना हो, ताकि फंक्शन की शेप रेगुलर हो, और फंक्शन की शेप रेगुलर होगी तो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट जरा क्विकली ये काम कर पाएगा,
रिमेंबर, हम ये नहीं कह रहे कि अगर वैल्यूज होमोजीनियस नहीं होंगी तो ग्रेडियंट डिसेंट काम नहीं कर पाएगा, काम कर पाएगा लेकिन सुस्त रवि से. It will be slow in converging, whereas if we have more regular shaped cost function and the parameters, the values for the weights are evenly spread out, in that case it will be much faster. अब ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम चाहते हैं, अब ज़ाहिर है जो हमें रियल डाटा है उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर ये सकते हैं कि हम अपने फीचर्स को स्केल कर लेते हैं. मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि तमाम फीचर्स की जो रेंज है उसको तकरीबन एक जैसा कर लेते हैं, राइट? उससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर एक फीचर 0 से 300 था और एक फीचर 0 से 10 था, अब वो सब एक ही रेंज में आ गए, तो उनके जो वेट मल्टीप्लायर्स होंगे उनमें भी उतना बड़ा फर्क फिर नहीं होगा जितना कि पहले हम विटनेस कर रहे थे. सो देयर आर मेनी वेज टू डू दिस फीचर स्केलिंग and they all work perfectly, and there is no point that we are going to make कि नहीं आप ये वाला मेथड इस्तेमाल करें और वो वाला ना करें. हम फीचर स्केलिंग के 2-3 मेथड्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे और you can use any of them, right? So first very simple method is कि आपका जो फीचर है आप उसका देखें मिन और मैक्स, यानी अब x1 है, इसकी मिनिमम वैल्यू 300 है, मैक्सिमम वैल्यू 2000 है. आप इसकी हर वैल्यू को इसकी मैक्स वैल्यू से डिवाइड कर दें, राइट? इसी तरीके से दूसरा फीचर देखें. दूसरा फीचर क्या है? नंबर ऑफ बेडरूम्स, ठीक है? उसकी वैल्यूज की रेंज क्या है? 0 से लेके 5 तक. आप उसमें जितनी भी ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं हर वैल्यू को 5 से डिवाइड कर दें, यानी मैक्स वैल्यू से डिवाइड कर दें. जब आप मैक्स वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपके फीचर की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी या उससे छोटी होगी, राइट? सो अगर आप मिसाल के तौर पे इस फीचर को करते हैं तो इसकी फॉर एग्जांपल आपके पास 10, 15, 20, 25, 30 जितनी भी ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं, ठीक है? आपका डेटा इवनली स्प्रेड आउट होगा क्योंकि रेंज आपकी सबके लिए तकरीबन 0 से 1 हो गई है फीचर्स की, ठीक है? और फॉर एग्जांपल इस सूरत में आपका जो स्केल्ड फीचर है x1 उसकी रेंज 0.15 से लेके 1 तक आई, डिपेंडिंग ऑन के व्हाट रियल डाटा एग्जिस्ट्स विद यू. और सिमिलरली जो नंबर ऑफ बेडरूम्स हैं उनकी वैल्यू 0 से लेके 1 तक. इसका मतलब बीच में सारे फ्रैक्शनल नंबर्स मौजूद हैं, ठीक है? अब ये स्केलिंग अकॉर्डिंग टू द रियल डाटा ही हुई है. इसको रीस्केल करके दोबारा से उस तरीके से देखा जा सकता है कि जैसे ये ओरिजिनल था. सवाल असल में ये है कि ये रीस्केलिंग हमने की क्यों है? सिर्फ इसलिए कि हमारा ग्रेडियंट डिसेंट एफिशिएंटली काम कर सके. सही गलत नहीं कह रहे, वो पहले भी सही काम कर सकता था लेकिन एफिशिएंटली नहीं कर सकता था, अब वो एफिशिएंटली काम कर सकता है. और मशीन लर्निंग के अंदर जो ट्रेनिंग का टाइम होता है, मॉडल ट्रेनिंग का टाइम अक्सर काफ़ी क्रूशियल समझा जाता है, ख़ास तौर पे जब आप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे ट्रेनिंग करते हैं. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से मुराद है इमेजेस पे, वीडियोस पे, नेचुरल लैंग्वेज पे. तो ये मॉडल्स कई दिन, कई हफ्ते और कई महीने भी लेते हैं ट्रेनिंग के अंदर. सो दैट मीन्स doing any little thing that can help your gradient descent perform more efficiently is worth it. That's something that you should do. ये एक तरीका है फीचर स्केलिंग का. फीचर स्केलिंग के और भी तरीके हो सकते हैं. मिसाल के तौर पे एक तरीका है मीन नॉर्मलाइजेशन. मीन नॉर्मलाइजेशन क्या है कि आप हर फीचर का मीन ले लें. मिसाल के तौर पे जो आपका ये फीचर था साइज ऑफ हाउस इन स्क्वायर फीट जो 300 से 2000 के दरमियान था, आपने इसकी तमाम वैल्यूज का मीन दिया. फर्ज करें वो मीन 600 है, तो आप क्या करेंगे? इसकी हर वैल्यू को मीन में से मीन को माइनस करेंगे और फिर उसे उसकी रेंज से डिवाइड कर देंगे, मैक्स माइनस मिन से. तो मैक्स वैल्यू 2000 है, माइनस 300 यानी 1700 से डिवाइड कर देंगे और ऊपर क्या किया आपने? हर वैल्यू में से मीन को माइनस कर दिया. दिस इज कॉल्ड मीन नॉर्मलाइजेशन, ठीक है? ये करने से आपको पता चला कि जो आपका x1 था, जब आपने उसे रीस्केल किया यूजिंग मीन नॉर्मलाइजेशन तो उसकी रेंज बन गई -0.18 से लेकर 0.82 तक.
इसी तरीके से फर्ज करें x2 की जो मीन है वो 2.3 है, तो जब आप यहाँ ये करेंगे x2 माइनस मीन डिवाइडेड बाय द रेंज विच इज 5 माइनस 0 और 5, उस सूरत में जो आपकी रेंज आएगी से दैट इज माइनस 0.46 टू 0.54। तो जो पहले हमने मैक्स बेस्ड नॉर्मलाइजेशन की थी उसमें रेंज यूजुअली 0 से 1 में लाई करती है। इस केस में आपकी रेंज मोर ऑफन -1 से 1 के दरमियान लाई कर रही होगी, राइट? मोर ऑफ लाइक स्प्रेड अराउंड दी ओरिजिन ऑफ द एक्सिस लाइक दैट। द होल पॉइंट इज कि हाँ वैल्यूज मोर और लेस एक ही रेंज में आ गई होगी। आप वो नॉर्मलाइजेशन भी कर सकते हैं, आप नॉर्मलाइजेशन मीन नॉर्मलाइजेशन बेस्ड भी कर सकते हैं, and then there is for example another normalization method that is called z-score normalization. Z-score normalization is very like frequently used method as well. इसमें आप क्या करते हैं कि आप मीन के साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन भी लेते हैं। Do you know how do we compute standard deviation? What does standard deviation tell? सर ये बता दिया कि जो हमने एवरेज वैल्यू ली है वो हमारी सही है कि नहीं, यानी किसी कंडीशन पर ये हो जाता है कि यानी हम कोई प्रिडिक्टेड वैल्यू लेते हैं तो एवरेज भी किसी जगह ज़्यादा होता है किसी जगह कम होता है, तो फिर वही बताता है कि हमने जो एवरेज वैल्यू ली है ये सही परफॉर्म करेगी नहीं करेगी। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं? निकाली तो होगी। सो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। आप डेटा लेते हैं अपना सारा और उसका मीन निकाल लेते हैं, ठीक है? डेटा सारा ले लिया आपने, उसका मीन निकाल लिया, फिर आपने क्या किया, हर वैल्यू में से मीन को माइनस किया, राइट? हर वैल्यू में से मीन को माइनस किया, देन वी प्रॉब्ली स्क्वायर इट, सम इट and take the mean, take the square root of that। हम mean लेते हैं उसका square root ले लेते हैं। Pretty much the way we took that mean squared error। mean squared error में आप क्या कर रहे थे? predicted value minus actual value squared sum, right? उस सब का sum कर लिया, ठीक है? फिर आपने उसका mean ले लिया, यही काम करना है। इस केस में आप वैल्यू में से जो वैल्यू x1 डेटा पॉइंट है उसमें से माइनस क्या करेंगे? मीन। हर वैल्यू में से मीन माइनस करेंगे, ठीक है? और आखिर में क्या करेंगे? इसका स्क्वायर रूट भी ले लेंगे। मीन स्क्वायर एरर में आखिर में आप स्क्वायर रूट नहीं लेते थे, इस केस में आप स्क्वायर रूट भी ले लेंगे। और ये बेसिकली आपको बता क्या रही है कि इन जनरल डेटा मीन से कितना डिविएट कर रहा है। इन जनरल आपका डेटा के अंदर वेरिएशन कितनी है, यानी सादा लफ्जों में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बड़ी होने का क्या मतलब है? डेटा काफी डाइवर्जेंट है, बिखरा हुआ है, ठीक है? और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम होने का क्या मतलब है? डेटा काफी करीब करीब है, डाइवर्जेंस नहीं है ज्यादा उसके अंदर, राइट? मिसाल के तौर पे आप यूं कह लें कि आप एक सब्जेक्ट में आपके ग्रेड्स आते हैं, सब लोगों के ग्रेड्स 65 से लेके 75 के दरमियान है, ठीक है? और फर्ज करें मीन 70 है, सब लोगों के ग्रेड्स 65 से लेके 75 के दरमियान है, और मीन अगर हम निकालते हैं, फर्ज करें मीन आता है 70 लाइकली, ठीक है? अच्छा, अब एक दूसरी सिचुएशन में चले जाते हैं। मार्क्स हैं 40 से लेकर 90 के दरमियान और मीन अभी भी 70 है, हो सकता है ना, राइट? लेकिन फर्क क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत मुख्तलिफ होगी। जो पहला डेटा है जो 65 से 75 के दरमियान है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन काफी कम होगी, और जो दूसरा डेटा है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होगी, क्योंकि वो मीन से काफी डाइवर्जेंट है, जबकि पहला डेटा मीन से उतना डाइवर्जेंट नहीं है। ओके, सो जी-स्कोर नॉर्मलाइजेशन में आप कहते हैं कि आप मीन भी ले लें, आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी ले लें, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल इसको देखें, 300 से लेके 2000 तक था। आप क्या करते हैं? x1 में से मीन माइनस करते हैं, ठीक है?
जब लास्ट टाइम आपने नॉर्मलाइज किया था तो नीचे रेंज से डिवाइड किया था, मैक्स माइनस मिन से, ठीक है। इस केस में आप स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर देते हैं, राइट। पिछले केस में यहां हमने मैक्स माइनस मिन, इसको हमने मीन नॉर्मलाइजेशन कहा था और इसको हमने कहा था मैक्स माइनस मिन से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और इस केस में हम कह रहे हैं नहीं, डिवाइड आप मैक्स माइनस मिन से ना करें बल्कि स्टैंडर्ड डिविएशन से कर दें, राइट। सो दैट विल गिव यू अ लिटिल डिफरेंट फिगर। फॉर एग्जांपल इस केस में आपकी वैल्यू आती है -0.67 से लेकर 3.1 तक, और इस केस में आती है -1.6 से लेकर 1.9 तक। यूजुअली इस केस में रेंज थोड़ी सी बड़ी होगी, मोस्ट ऑफन ये -3 से +3 के दरमियान रहेगा, राइट। अच्छा, अब लाइक ये तीन मेथड्स थे मिसाल के तौर पे जो हमने डिस्कस किए, एक सिंपल फीचर स्केलिंग ऑन द बेस्ड ऑफ लाइक डिवीजन विद मैक्स, देन दिस मीन नॉर्मलाइजेशन, देन दिस जी स्कोर नॉर्मलाइजेशन। एक सवाल, इन तीनों में से कौन सा मेथड बेहतर है? सारे मेथड्स ठीक हैं। पर्पस नॉर्मलाइज करना है, ठीक है, रीस्केल करना है, एक रेंज के अंदर लेके आना है। तीनों मेथड एक रेंज के अंदर ले आते हैं, दे वर्क ऑलराइट। You can go with any of these methods if you need to, right? So we are not saying that one method is preferred or the other. तीनों अपना मकसद ठीक से पूरा करते हैं। अच्छा, अगली बात ये कि ये हमें कब कब अप्लाई करनी चाहिए। जनरली तो हमें ये बात पता है कि अगर आपके फीचर्स की वैल्यूज काफ़ी डिफरेंट स्केल पे हैं, लाइक एक वैल्यू 0 से 5 है और एक वैल्यू 300 से 2000 है, तो ये बहुत डिफरेंट स्केल्ड वैल्यूज हैं। That is not going to work very good. You should rescale them to bring them in the same range so that gradient descent can perform efficiently. So, फर्ज करें आपके पास कोई फीचर है, उसकी रेंज है -1 से 1 तक, ठीक है, या -3 से 3 तक, या -0.3 से 0.3 तक, लाइक रेंज बड़ी नहीं है, ठीक है। तो यू विल से इट्स ओके, ये फीचर रेंज इतनी बड़ी नहीं है, ये जो रेंजेस हैं ये वर्केबल रेंजेस हैं, इनमें बहुत बड़ा फर्क नहीं है, इनको रीस्केल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपके पास एक फीचर है 0 से लेके 3 तक, ओके, लाइक नॉट अ बिग रेंज, 0 से 3 तक, वी लेट्स नॉट रीस्केल इट फॉर एग्जांपल। यानी हम ये फैसला कैसे करेंगे कि रीस्केल करना चाहिए या नहीं? दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ। अच्छा, फर्स्ट करें आपके पास एक और फीचर है, आप कहते हैं इसकी रेंज है -2 से 0.5। आप कहते हैं ये रेंज भी बहुत वियर्ड नहीं है, ठीक है, लेट्स नॉट रीस्केल इट। आपके पास एक और फीचर है दैट सेज आई एम -100 to 100, ये रेंज 200 है, -100 से 100 तक। दिस इज बिग इनफ एंड यू वुड लाइक टू रीस्केल इट। सिमिलरली आप इसे देखें, x4 ये है -0.001 से लेकर 0.001 तक। We would like to rescale it not because it is too large, but because it is too small. अब इतनी स्मॉल रेंज के अंदर हम चेंजेस ऑब्जर्व नहीं कर सकते ठीक से, राइट? So we would better rescale it to capture that effect. यानी आप यूं कह लें कि इस केस में जो आप रीस्केलिंग कर रहे हैं, बेसिकली आप रीस्केलिंग के अंदर एक चीज ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि जो सेंसिटिविटी ऑफ डेटा है वो ऑब्जर्व किया जा सके और फंक्शन रेगुलर शेप में आ जाए। मीनिंग ऑफ डेटा लॉस नहीं करना होता हमें, मीनिंग ऑफ डेटा हमें इंटैक्ट रखना होता है। Similarly, if you look at this 98.6 to 105, for example, अब टेम्परेचर रेंजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये फीचर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आप कह सकते हैं अच्छा ये 6-7 की रेंज है, इतनी बड़ी नहीं है, राइट? We still are cautious about it. 2-3 से ऊपर चले गए हैं, let's rescale it. General principle. If you don't know, if you are unsure whether you should do rescaling or not, अगर आप यकीन से ये तय नहीं कर पा रहे कि आपको रीस्केलिंग करनी है या नहीं करनी, इसका सादा तरीका ये है कि रीस्केलिंग कर दीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा। इफ द रेंज वाज डिसेंट ऑलरेडी, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन द सेम, राइट?
So for many cases you will be able to identify कि हाँ मुझे यहाँ रीस्केलिंग करनी चाहिए या मुझे यहाँ रीस्केलिंग नहीं करनी चाहिए. But for all those cases where you are unsure कि पता नहीं करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसका जवाब है कर दे, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं होगा. So you'll do it. सर पढ़ना भी है.